हेलो बच्चे लोग, कैसे हो? सब मस्त। ओके, सो लेक्चर नंबर 3, वाई हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का लेकर आ गया हूं इन योर देसी गुरुजी। दो वीडियोस कर चुके हैं हम लोग। क्या क्या देखा है? एक तो बेसिक समझ लिया है रिप्रोडक्शन का, उसके टाइप्स देखे हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी अच्छे से देख लिया है ना। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पिछले वीडियो में पूरा बताया गया है। नहीं देखी है, जाओ देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। प्लांट्स का, एनिमल्स का, फीजन, बाइनरी फीजन, मल्टीपल फीजन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, सब डील किया है उस वीडियो। ठीक है, नहीं देखा है नो प्रॉब्लम, जाइए देखिए। बड़े ही आसान भाषा में आपको आराम से समझ में आ जाएगा। बस जरूरत है ध्यान से सुनने की, दैट्स इट। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, पिछले वीडियो में देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इस बार देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्लांट्स का भी देखेंगे, एनिमल्स का भी देखेंगे। ठीक है, तो यहां से हम लोग इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो सवाल है कि वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल में क्या बुराई थी? एसेक्सुअल मेथड से भी तो रिप्रोड्यूस करते ही है ना एनिमल्स, प्लांट्स। फिर सेक्सुअल की जरूरत क्या है, आखिर क्यों? तो इसका जवाब एक्चुअली उन बच्चों को पता होगा जो इन वीडियोज को पहले से देखते आ रहे हैं। जिसने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाला वीडियो देख रखा है या इसी चैप्टर का जो पिछले दो वीडियोस देख रखे हैं उसको पता हो। जिनको नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि अच्छा, ये याद है कि हम लोग सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, अलग अलग पहचानते कैसे हैं? क्या था क्राइटेरिया? एक ही क्राइटेरिया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है। अब ये फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फर्टिलाइजेशन यानी कि फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इन बातों को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जिस टाइप के रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फ्यूजन हो या दूसरे शब्दों में फर्टिलाइजेशन हो, उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, और यही रीजन है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक एडवांटेज है जो कि एसेक्सुअल में नहीं है। ठीक है, कुछ तो फायदा होगा, नहीं तो फिर ऐसा क्यों है कि जितने भी मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं, डेवलप्ड मतलब समझ रहे हो, जैसे जैसे हम लोग ह्यूमन बींग्स, हम लोग सबसे ज्यादा डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द प्लैनेट। इस पृथ्वी पर, इस धरती पर सबसे ज्यादा एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म कौन है? हम लोग, राइट। बाकी जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमसे पुराने, वो हमसे तो कम ही एडवांस्ड है। आप जितना पीछे ज्यादा जाओगे एवोल्यूशन के सीरीज में, वो उतने ही कम एडवांस्ड होते जाएंगे। तो भैया कुछ तो कारण होगा कि जो एडवांस्ड ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जो एडवांस नहीं है वो एसेक्सुअली करते हैं। कुछ तो कारण होगा। कारण यही है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। जब गैमेट्स फ्यूज करते हैं, एक गैमेट आएगा मेल पेरेंट से, दूसरा गैमेट आएगा फीमेल पेरेंट से। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म जिसका जन्म, जैसे हम और आप, जिसका, तो हर उस ऑर्गेनिज्म जिसका जन्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हुआ है, तो हमारा जो पहला सेल होगा जिससे हम लोग आए हैं, राइट, हम और आप सब, ठीक है, एक सेल से शुरू हुआ था हमारा जर्नी। ठीक है, हमारी जिंदगी एक सेल से, वहां से हम लोग इतने बड़े बन गए, राइट। तो वो जो सेल बना था जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, वो कैसे बना होगा? इसी प्रोसेस है ना, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस है। एक गैमेट फादर साइड से आएगा, एक गैमेट मदर साइड से आएगा। तो खुद ही सोचो यार कि जब दो अलग अलग पेरेंट्स के डीएनए आकर मिक्स हो रहे हैं, तो जो ऑफस्प्रिंग होगा वो कभी भी पेरेंट्स से सिमिलर होगा क्या? कभी नहीं होगा। और किसी भी हाल में दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का डीएनए, उसके जो जीन्स है, उसका जो जीनोम है, वो कभी भी सेम नहीं होगा। हर ऑर्गेनिज्म यूनिक होगा। ठीक है, और यही जो मिक्सिंग है ना डीएनए का, इसी से जो चीज होती है, जो उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएशंस। पहले ही वीडियो में डिस्कस किया था कि वेरिएशंस क्यों जरूरी है। एसेक्सुअल मेथड में भी वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, एसेक्सुअल में क्या होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स है, जो बेबीज है, वो पेरेंट्स के क्लोन्स होते हैं, राइट, मतलब एकदम उसका डिट्टो कॉपी होता है।
ठीक है, उसका जो डीएनए होगा पेरेंट से एकदम एग्जैक्टली सेम होगा, लेकिन फिर अंतर क्या है सेक्सुअल में और ए सेक्सुअल में? इसमें ए सेक्सुअल में क्या है ना कि सेम तो होगा, लेकिन कभी कभी ना छोटी मोटी गलतियां हो जाती है डीएनए को कॉपी करते समय। तो अब क्या है कि डीएनए में लेट से 1 लाख जीन्स है, हो ही सकते हैं, होते ही है। अब 1 लाख में से लेट से 10 जीन्स को कॉपी करते समय कुछ गलती होगी, 10 जीन्स गलत कॉपी हो गए, तो क्या हो जाएगा? क्या पूरा नया टाइप का ऑर्गेनिज्म बन जाएगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जो 10 जीन्स गलत कॉपी हो गए, पर इस कारण वेरिएशन तो आया, ठीक है। अब अगले जनरेशन में हो सकता है 10 जीन्स फिर से गलत कॉपी हो जाए, तो 20 जीन्स का वेरिएशन आ जाएगा, तो धीरे धीरे वेरिएशन बढ़ता जाएगा। तो लेकिन ए सेक्सुअल में क्या हो रहा है कि ये चीज ना गलती से हो जा रही है, मतलब होना था एकदम एग्जैक्ट कॉपी, लेकिन थोड़ा सा गलती हो गया तो एग्जैक्ट नहीं हो पाए, तो ये चीज गलती से हो गया ना। लेकिन सेक्सुअल मोड में ये चीज होना तय है, वेरिएशन होना ही होना है। जो ऑफस्प्रिंग है, जो प्रोजेनी है, जो बेबी है, उसका डीएनए पेरेंट से कभी भी सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स के डीएनए आकर मिक्स हो रहे हैं, ठीक है, तो अलग होना तय है, राइट। तो ये जो वेरिएशंस है इनका आना तय है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इसका एडवांटेज ज्यादा है। वेरिएशन का से क्या फायदा है? वेरिएशन से फायदा ये है कि ये एवोल्यूशन को सपोर्ट करेगा, नया स्पीसीज का फॉर्मेशन ट्रिगर होगा। और ये अगर ना भी हो तो अगर 10 मेंबर्स का एक ग्रुप है, एक पॉपुलेशन है किसी टाइप के ऑर्गेनिज्म का, 10, अब 10 मेंबर्स तो यूनिक है, उनका डीएनए हर किसी का अलग अलग है। अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम आता है, किसी टाइप का खतरा आ जाता है उनके सर्वाइवल पे, उनके उनके जीवन पे, तो हो सकता है ना कि 10 में से कोई एक या दो ऑर्गेनिज्म जिसका वेरिएशन ऐसा हो कि जो उसको उस सिचुएशन में भी जिंदा रखने में मदद करे, ठीक है। तो पूरा पॉपुलेशन खत्म नहीं होगा ना, तो अगर कोई अच्छा वाला वेरिएशन है किसी मेंबर के पास तो वो जिंदा बच जाएगा, ठीक है। तो वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प करता है, एवोल्यूशन को सपोर्ट करता है, इसीलिए जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो बेहतर है। पर हाँ, इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेज जैसे इसमें नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स बहुत कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कंपेयर टू एसेक्सुअल। एसेक्सुअल में एक ही बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, सेक्सुअल में उतना नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा एनर्जी खर्च होगी। अब एक मेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, एक फीमेल गैमेट प्रोड्यूस होगा, दोनों एक दूसरे को खोजेगा, खोजने पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे कोई भरोसा तो है नहीं, तो बहुत सारा टाइम और एनर्जी चाहिए ना। इसीलिए इसमें जो नंबर ऑफ प्रोजेनी जाएंगे वो कंपेयर्ड टू एसेक्सुअल मोड कम होंगे, ठीक है। प्लस ज्यादा टाइम टेकिंग है, थोड़ा स्पेसिफिक है, राइट, 2 पेरेंट्स चाहिए। और इतना ही नहीं, जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं ना, जो बच्चे आते हैं, उनकी थोड़ी देखभाल भी करनी होती है, ठीक है। जो पेरेंट्स हैं उनको देखभाल करना पड़ेगा। मैमल्स में ये चीज एकदम क्लियरली दिखती है। ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल ले लो, 9 महीने तक जो बच्चा होता है वो माँ के गर्भ में रहता है, ठीक है, इन द मदर्स वम्ब। लेकिन उसके बाद में थोड़ा कि छोड़ दिया, जाओ अब पैदा ले लिया अब जाओ, नहीं ना, उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, राइट, पालते पोसते हैं, तब छोड़ते हैं ना, राइट। दूसरे मैमल्स में भी अगर देखोगे ना तो ये वाला फैक्टर आपको मिलेगा। गाय भैंस ले लो, हिरन, हाथी, सब अपने बच्चे को पालते पोसते हैं अनलेस कि वो एक सर्टेन एज तक ना पहुंचे, ठीक है। तो सेक्सुअल मोड में ये भी एक फैक्टर है। चलो, बात समझ में आई कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ना कुछ इवेंट्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो कि होंगे चाहे किसी का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मेनली 3 है। पहला, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि फर्टिलाइजेशन के पहले की चीजें, ठीक है। दूसरा, फर्टिलाइजेशन, और तीसरा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। बात समझ में आ रही है? ये 3 चीजें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये 3 स्टेप्स हमें देखने को मिलेंगे हमेशा। पहला, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसमें क्या होगा? अब फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब था? गैमेट्स का फ्यूजन, राइट। तो गैमेट्स का फ्यूजन के लिए गैमेट्स भी तो होने चाहिए भैया, राइट। तो गैमेट्स बनेंगे, यानी गैमेट्स का फॉर्मेशन आएगा प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। पता है क्या बोलते हैं गैमेट्स के फॉर्मेशन को? इट्स कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये जेनेसिस जो टर्म है ना, ये जेनेसिस, ये जहां भी दिख जाए इसका मतलब होता है फॉर्मेशन, किसी चीज का बनना।
ठीक है। तो गैमेटोजेनेसिस, राइट, गैमेट्स का बनना, गैमेट्स का फॉर्मेशन, ये आएगा आपका प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अभी गैमेट्स बने हैं, उसके बाद गैमेट्स बन गया तो फिर फ्यूज होंगे, लेकिन फ्यूज होने के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना पड़ेगा। तो जो ट्रांसपोर्टेशन वाला प्रोसेस है ये भी प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ गया। ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स में पॉलिनेशन वगैरह इसी में आएगा। ठीक है, फिर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यानी वही गैमेट्स का फ्यूजन, और ये बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही एलेबोरेट, बहुत ही डिटेल्ड स्टेप है, इनफैक्ट बहुत क्रूशियल है। इसमें अगर कुछ गलती हो गई तो फिर आगे गया खत्म कहानी, राइट। तो फर्टिलाइजेशन, उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि अब चलो भाई गैमेट फ्यूज कर गया, जाइगोट बन गया, पर अब जाइगोट पूरे बॉडी में कैसे डेवलप कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें मेनली होता है डिवीजन ऑफ जाइगोट, जाइगोट का डिवीजन मतलब सेल डिवीजन, डिवीजन ऑफ जाइगोट, या कुल मिला के हम लोग इस चीज को बोलते हैं डेवलपमेंट। ठीक है, डेवलपमेंट, जाइगोट पूरे बॉडी में डेवलप कैसे कर रहा है। ठीक है, अब डेवलपमेंट बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, राइट, अलग अलग टाइप से हो सकता है। तो हम लोग को इन्हीं 3 स्टेप्स के अंदर सब कुछ पढ़ना है, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ठीक है, ये चीज हम लोग एनिमल्स के लिए भी पढ़ेंगे और प्लांट्स के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो बेसिक फॉर्मेट है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, ये हर जगह फॉलो किया जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलो, तो अब हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ना कुछ बेसिक बातें हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बहुत बेसिक बातें हम लोग शुरू करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से ही, गैमेटोजेनेसिस से ही। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक होकर नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग जनरल व्यू लेंगे। ठीक है, तो वो क्या रहा है कि गैमेट्स है, मेल गैमेट, मेल गैमेट, राइट, और है फीमेल गैमेट, राइट। दोनों फ्यूज कर रहे हैं और फ्यूज करके क्या बना रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग जाइगोट। ठीक है, मेल गैमेट फ्यूज किया फीमेल गैमेट से और क्या बनाया, जाइगोट बनाया। दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट, दिस इज फर्टिलाइजेशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है भाई, ये जो गैमेट है ये एग्जैक्टली क्या है, हम लोग इसको समझते हैं, क्योंकि ये नहीं समझ में आएगा तो फिर कुछ नहीं समझ में आएगा, राइट। तो ये जो गैमेट चीज है ये क्या है, पहली बात ये समझो कि जो गैमेट होता है ना ये हैप्लॉइड होता है। अब वो क्या होता है वो भी समझते हैं, इसको हम लोग स्मॉल n से डिनोट करते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड। और जो जाइगोट, कोई सा भी गैमेट हो वो हैप्लॉइड होगा, ठीक है ना। जो जाइगोट होता है ये डाइप्लॉइड होता है, इसको हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। हैप्लॉइड को स्मॉल n, सिर्फ एक n, और उसको 2n से, यानी कि इसका दुगना। अब देखो ये रहा आपका एक सेल, ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन। एक सेल को सेल कहलाने के लिए 3 चीजें चाहिए होती है मिनिमम। क्या क्या, एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा इसमें भरा हुआ जेली लाइक मटेरियल जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, साइटोप्लाज्म, राइट। एंड थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो जो न्यूक्लियस है आखिर उसमें ऐसा क्या है कि वो इंपॉर्टेंट है, और जिन ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस नहीं होता है क्या वो उनके सेल को सेल नहीं बोलेंगे? नहीं, जो प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स के पास तो नहीं होता ना न्यूक्लियस, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर जो चीज है वो उनके पास होती है। ठीक है, नॉर्मली न्यूक्लियस में क्या मिलेगा, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल ही तो होता है, राइट। तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है, मतलब एक बाउंड्री के अंदर है, एक मेम्ब्रेन के अंदर है। प्रोकैरियोट्स में वो किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता है, वो ऐसे ही साइटोप्लाज्म में तैरते रहता है। तो जो असली काम का चीज है वो है जेनेटिक मटेरियल, राइट। हमें मतलब इससे है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जेनेटिक मटेरियल उस मटेरियल को, उस सब्सटेंस को बोलेंगे जो कि एक्चुअली में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होने वाला है। ठीक है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चीज ट्रांसफर होती है, जो जाती है,
उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, जो इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगा। अब हाथी का बच्चा है तो हाथी जैसा ही दिखेगा ना भाई, राइट, दिखेगा क्या, हाथी ही होगा, राइट। लेकिन तो कुछ तो आया होगा हाथी वाले जाइगोट में कि उसको पता है कि मेरे को एक सूंड बनाना है, 2 कान बनाना है, बड़ा सा बॉडी बनाना है, हर्बीवोर वाला डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, कुछ तो इंफॉर्मेशन आया होगा। वो इंफॉर्मेशन कौन लेकर आया होगा, जेनेटिक मटेरियल, राइट। और ऐसे जेनेटिक मटेरियल होते हैं दो फॉर्म्स में मिलते हैं। एक का नाम होता है डीएनए, दूसरे का नाम होता है ऑब्वियसली आरएनए, ठीक है। डीएनए आरएनए, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। यही दोनों हैं जो जेनेटिक मटेरियल है, मतलब जिसके अंदर इंफॉर्मेशन रखा हुआ है। नॉर्मली डीएनए ही होता है, पर कुछ कुछ वायरसेस वगैरह में आरएनए भी एक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल, पर जो जनरली जो ट्रांसफर होता है दैट इज डीएनए, ठीक है। अब डीएनए जो है ना वो न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड के रूप में प्रेजेंट है, एक धागे के रूप में प्रेजेंट, ठीक है। वो धागा कितना लंबा है पता है, एक ह्यूमन सेल के न्यूक्लियस में ऑन एन एवरेज वो जो डीएनए है वो करीब 2.2 मीटर लंबा होता है, 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा, ठीक है। दैट इज मोर देन योर हाइट, राइट। उतना सारा डीएनए एक सिंगल सेल के न्यूक्लियस में, सोचो उतना लंबा डीएनए एक न्यूक्लियस के अंदर है, कुछ तो मैकेनिज्म होगा कि उतने कम स्पेस में उसको फिट कर दिया गया है। तो होता क्या है कि भाई लंबे से धागे को हम लोग रील्स में बांध कर रखते हैं ना, तो कम स्पेस लेता है, वही बात है डीएनए को ना कॉइल करके रखा जाता है, सिर्फ कॉइल नहीं सुपर कॉइल किया जाता है। तो डीएनए जो नॉर्मली जो होता है ना वो ऐसा लूज बॉल ऑफ थ्रेड के रूप में होता है, ठीक है, ऐसा उलझा पुलझा क्वाइल्ड रहता है, सुपर क्वाइल्ड रहता है, लेकिन इट्स एक लूज बॉल ऑफ थ्रेड के जैसा होता है, ठीक है। अब सवाल ये है कि जब सेल को डिवाइड करना है तो डिवाइड करके दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है। तो इक्वल कैसे करेगा, कुछ तो मैकेनिज्म होगा ये इंश्योर करने का कि दोनों डॉटर सेल्स के पास इक्वल अमाउंट ऑफ डीएनए जाए। तो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, ध्यान रहे ये बात, एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, सिर्फ सेल जब डिवाइड करेगा तभी ये काम होगा, नॉर्मली ऐसा ही रहेगा डीएनए, ठीक है। लेकिन एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्या होगा पता है, ये जो डीएनए का बॉल है, जो बॉल ऑफ थ्रेड है, ये कंडेंस होगा और एक पर्टिकुलर टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्रोमोजोम्स, ठीक है। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोजोम्स, राइट। तो जब सेल डिवाइड करेगा तो ये डीएनए का जो लूज बॉल ऑफ थ्रेड था ये क्या करेगा, ये कंडेंस होगा और ऐसे क्रोमोजोम्स बनाएगा, ठीक है। अब इन क्रोमोजोम्स को इक्वल नंबर के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, यहां भाई 10 है तो 5 इसमें चले जाओ, 5 इसमें चले जाओ, ठीक है। और ऐसा ही होता है सेल डिवीजन। तो अब जो सेल डिवीजन है ना वो भी 2 तरीके से होता है, राइट। सेल डिवीजन 2 तरीके से होता है, एक को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस, दूसरे को बोलते हैं मियोसिस, ठीक है। माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस कब होगा और मियोसिस कब होगा, जब कोई नॉर्मल सा बॉडी का सेल बनाना है, ठीक है, मतलब कोई सा भी सेल हाथ में छिल गया मान लो, राइट, तो छिल जाता है तो फिर वो कुछ समय के बाद ठीक हो जाता है। ठीक कैसे होता है, नए सेल्स बने होंगे जो उस गैप को भरा होगा, राइट। तो वो नया सेल जो बना होगा तुमको क्या लगता है, माइटोसिस के थ्रू बना होगा या मियोसिस के थ्रू बना होगा, वो एक नॉर्मल सेल है ना जो कि पहले वाले सेल से, मतलब जो डिवाइड करके वो सेल बनाया है उसे एग्जैक्टली सेम होगा, तो वो वाला जो सेल होगा वो माइटोसिस के थ्रू बना होगा। लेकिन जब हमें गैमेट्स चाहिए होते हैं, जब हमें गैमेटोजेनेसिस करना होता है, ठीक है, जब हमें ये गैमेट्स चाहिए होते हैं तब हम लोग मियोसिस का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो जब मियोसिस होगा तो जो नए वाले सेल्स आएंगे वो गैमेट्स होंगे। क्यों पता है, क्योंकि मियोसिस जब होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स हाफ हो जाता है, माइटोसिस जब होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स सेम रह जाते हैं। याद रहेगा, जब सेल डिवीजन इस तरीके से हो कि पेरेंट सेल और डॉटर सेल के पास इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स रह जाए, उस तरीके को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। और जब इस तरीके से हो कि पेरेंट सेल से आधे नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स आ जाए तो उस
टाइप के सेल डिवीजन को हम लोग मियोसिस बोलते हैं, ठीक है। और ये होना बहुत जरूरी है। एक नॉर्मल ह्यूमन सेल के पास यानी कि डाइप्लॉइड सेल, नॉर्मल सेल डाइप्लॉइड होगा, ठीक है। जाइगोट नॉर्मल सेल ही तो है, जाइगोट डिवाइड करके नॉर्मल सेल्स बनाएगा, राइट। तो जाइगोट, एक ह्यूमन जाइगोट के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके न्यूक्लियस में। जब सेल डिवीजन का समय आएगा तो ये कन्वर्ट होगा ना क्रोमोसोम्स में। कितने क्रोमोसोम्स में होगा? 23 पेयर्स, यानी कि टोटल 46। ये नंबर यूनिक है ह्यूमन बींग्स के लिए, ठीक है। ह्यूमन बींग का कोई भी नॉर्मल सेल है, डाइप्लॉइड सेल है, तो उसके पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे, चाहे कोई भी ह्यूमन, ठीक है। तो अब ऐसा कोई सेल अगर माइटोसिस करे, ठीक है, तो पहले भी 23 पेयर्स थे, बाद में जो सेल्स आएंगे उनके पास भी 23 पेयर्स रहेंगे। लेकिन अगर ऐसा ही कोई सेल मियोसिस करे, तब पेरेंट सेल के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, डॉटर सेल्स के पास आएंगे सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स, ठीक है, सिर्फ 23 क्रोमोसोम। और ऐसे ही सेल्स को हम लोग गैमेट बोलते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है। इसीलिए इसके पास एक एन है, उसके पास 2 एन है, क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डबल है गैमेट से, राइट। जो गैमेट्स है उसमें 23 क्रोमोसोम्स है, मतलब आधे ही सेट हुए ना, तो ऐसे सेल्स को हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं, जिनके पास आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो। और जिनके पास फुल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हो, उनको हम लोग डाइप्लॉइड बोलते हैं। जैसे कि जाइगोट, जैसे कि बॉडी का कोई सा भी नॉर्मल सेल। तो जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो बॉडी मियोसिस को अपनाएगा, और जब नॉर्मल सेल बनाना होगा तो माइटोसिस को अपनाएगा। तो कुल मिला के बोले तो मियोसिस तभी होगा जब गैमेट्स बनाने, चाहे मेल गैमेट या फीमेल गैमेट। और ऐसा होना जरूरी भी है, क्योंकि अगर गैमेट्स के पास ऐसा नहीं होता तो सोचो, गैमेट जब फ्यूज करते तो जो जाइगोट बनता उसके पास तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल हो जाता ना। अगर इन दोनों के पास भी 46 और 46 क्रोमोसोम्स होते, तब जो जाइगोट बनता उसके पास तो 92 क्रोमोसोम्स हो जाते। तो क्या उसको हम लोग ह्यूमन सेल कह पाते? नहीं। ह्यूमन सेल का मतलब कि 46 क्रोमोसोम्स ही होने चाहिए, 23 पेयर्स ही होने चाहिए। तो भगवान जी इज स्मार्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले ही ना क्रोमोसोम्स का नंबर आधा कर दिया, राइट, पहले ही आधा कर दिया। तो जब बाद में दो गैमेट्स फ्यूज किए तो फिर से नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ गए, राइट। बात क्लियर हुई? तो माइटोसिस, मियोसिस, गैमेट्स, जाइगोट, हैप्लॉइड, डाइप्लॉइड, इतना टर्म्स अगर समझ में आ गया है तभी हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ पाएंगे। ये टर्म्स बहुत क्रूशियल है, बहुत जरूरी है। नहीं समझ में आया तो दोबारा देख लो वीडियो, बहुत सिंपल सा बात है। गैमेट्स के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आधे होंगे, जाइगोट के पास नॉर्मल होगा, नॉर्मली जितना होता है, ठीक है। तो जिनके पास आधे होंगे उनको हम लोग हैप्लॉइड सेल्स बोलते हैं, जिनके पास नॉर्मल सेट होता है उसको डाइप्लॉइड बोलते हैं। आधे जब आधे करने हो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो जो सेल डिवीजन होगा उसको मियोसिस बोलेंगे, और जब नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मेंटेन रहे तो उस टाइप के सेल डिवीजन को माइटोसिस बोलेंगे। एज सिंपल, ठीक है। तो आई रियली होप कि सब कुछ समझ में आ गया हो, राइट। और इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग आगे फिर अब हम लोग प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो उसमें भी सेम लॉजिक फॉलो होगा, राइट, लेकिन उसमें अब हम लोग डिटेल में समझेंगे कि किस टाइप के प्लांट में क्या होगा, कैसे होगा, राइट। तो स्टे ट्यून्ड, हम लोग अगला वीडियो आएगा, देख लेना, सब समझ में आ जाएगा, राइट। और एकदम ध्यान से मन लगाकर पढ़ते रहो, राइट। चलिए तो मिलते हैं फिर, बाय।